सो वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन तो हमने नहीं बताया था, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन हम लोगों को जब आगे पढ़ना होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ट्रू सोल्यूशन में हम लोगों ने बात की कि सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन होता है, वो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होता है, और वो गैस लिक्विड सोल्यूशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखने को आज आए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आज की चीजें थोड़ी कम समझ में आए, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक चीज को बहुत ही कायदे से समझाया है। सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कब किस कंपोनेंट को सल्यूट कहना है जब वो लेस अमाउंट में है, जब ज्यादा अमाउंट में है तो उसे सॉल्वेंट कहना है, तो और सारी बातें मैंने वहां पर कवर की हैं। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रोसीड करते हैं, और आज बात करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे पहला कंसंट्रेशन टर्म लिखा मोलैरिटी। ठीक है, और इसी के पैरेलली मैंने लिखा मोलैलिटी। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा, मोलैरिटी, और इधर मैंने क्या लिखा, मोलैलिटी। दोनों को एक साथ समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। अलग अलग बताएंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो मोलैरिटी क्या है, इट इज defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter. It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter, या फिर आप कह सकते हो 1000 ml of solution। ठीक है, तो it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter, या फिर आप कह सकते हो 1000 ml of solution। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर बात। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं, ताकि आप जो फॉर योर सिंपलिसिटी, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी वैल्यू को कैसे रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, अब बात करेंगे कि यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, जिसका सिंबल होता है n, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो मैं अभी जब इन दोनों को कवर कर दूंगा तो उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा कि मैंने ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिख दिया। ठीक है, अभी मैं हेडिंग लगा चुका हूं, इसलिए मैं मोलैरिटी को पहले बता रहा हूं, फिर मैं मोलैरिटी बता दूंगा, और फिर मैं अलग से मोल कॉन्सेप्ट को बता दूंगा कि मोल क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है n। अब n को मैं क्या कर रहा हूं, W/m से रिप्लेस कर दे रहा हूं। n को मैं W/m से रिप्लेस कर दे रहा हूं, और ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वॉल्यूम में यहां ml लगा दे रहा हूं तो इसका मतलब मुझे ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा भाई। यहां तो मैंने लीटर में लिखा था, पर यहां मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे यहां रखना है वॉल्यूम ml में, तो इसका मतलब मैं नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से चीजों को ध्यान से सुनिएगा, यहीं से बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से। W क्या है, W क्या है, तो W है
गिवन वेट ऑफ सल्यूट, गिवन वेट ऑफ सल्यूट किसमें, ग्राम में। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ध्यान रखिएगा, W क्या है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, v क्या है, आई होप मुझे आपको यहां पे आपको दिख रहा होगा, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। मैं कैमरा में एक बार देख लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही सही दिख रहा है, ठीक है, सही है। तो W क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप समझिएगा आगे। तो ये मेरा हो गया मोलैरिटी। अब यहां पे ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो यूनिट कैपिटल M भी होती है, ध्यान सुनिएगा, कैपिटल M भी होती है, या फिर मोलर भी होती है, या फिर मोल लीटर इनवर्स भी होती है। ठीक है, कैपिटल M भी होती है, मोलर भी होती है, और मोल लीटर इनवर्स भी होती है। ठीक है, तीन तरह से हम लोग इसको यूनिट को लगा सकते हैं, M, कैपिटल M, मोलर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई मोलैरिटी। ठीक, अब मोलैरिटी पे आ जाओ। इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute dissolved in। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में इस शब्द की जगह प्रेजेंट भी लिखा होता है। ठीक है, दोनों चीजें सही हैं। यहां पे लिख देगा इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहां पे देखिएगा यही बदलाव है, यही पे चेंज है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप लिख सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाए, ध्यान सुनिएगा, डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पे इसका सिंबल होता है स्मॉल m, फिर से यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत धीमे धीमे आराम से चीजों को देखिएगा, वरना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये n है, ये n है। अब अगर बात करें मोलैरिटी की, तो n को फिर से रिप्लेस करेंगे W by m से, फिर से रिप्लेस करेंगे W by m से। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम कैपिटल W यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया, इसको हो सकता है हमें ग्राम में रखना पड़े, तो फिर से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या फर्क आया दोनों के फॉर्मूलों में। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि ये भी है, ये भी है, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम डैश लगा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये मॉलिक्यूलर वेट वाला है और ये मोलैरिटी वाला है। ठीक है, कैपिटल M लगा देंगे तो फिर यहां प्रॉब्लम आ जाएगी।
ठीक है, तो ध्यान रखना वहां मैंने एम डैश कर दिया। ठीक, अब यहां पर भी क्या ध्यान रखना है, W क्या है, वेट ऑफ सल्यूट ग्राम में। एम डैश क्या है, एम डैश क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, और कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था कि सॉल्वेंट अमाउंट में ज्यादा होता है, सल्यूट अमाउंट में कम होता है, तो जो ज्यादा है उसके लिए बड़ा लेटर यूज कर लिया, कैपिटल W, जो बड़ा है। जो छोटा है सल्यूट लेस इन अमाउंट, उसके लिए मैंने छोटा W यूज कर लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा है और ये कौन सा है। जो बड़ा है तो वो बड़ा जो अमाउंट में, जो छोटा है जो छोटा अमाउंट में। मुझे पता है इस सल्यूट छोटे अमाउंट में होता है, W कैपिटल W सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट अमाउंट में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोलैरिटी और ये हो गया मोलैरिटी। ठीक है, अब यूनिट की बात कर ले, प्रोसेस स्पेस रेशियो में मैनेज करेंगे। एम, तो यूनिट क्या होगी, छोटा एम भी यूज कर सकते हैं, मोलल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मोल केजी इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। छोटा एम, मोलल, याद रखिएगा यहां मोलर आर, मोलल, मोल लीटर इनवर्स क्योंकि यहां वॉल्यूम था, और मोल केजी इनवर्स क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट का वेट है। तो ये हो गई मोलैरिटी, ये हो गई मोलैरिटी। ठीक है, ये हो गई मोलैरिटी और ये हो गई मोलैरिटी। अब एक चीज और सुन लीजिए कि जब आप लैब में कभी जाओगे तो आप देखोगे कि जो आपके मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं वो इसमें प्रिपेयर्ड होते हैं, इसमें नहीं प्रिपेयर होते। मतलब जब आप बॉटल देखोगे तो कैपिटल एम लिखा हुआ दिखेगा, ये कैपिटल एम लिखा हुआ दिखेगा, स्मॉल एम लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो स्टैंडर्ड फ्लास्क में प्रिपेयर किया जाता है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड फ्लास्क में प्रिपेयर किया जाता है जो IUPAC से सेट होके आता है कि यहां पर जो मार्क बना है इस मार्क तक सॉल्यूशन को फिल करने पर ये सॉल्यूशन 1000 ml का प्रिपेयर हो जाएगा। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं रब करूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो ये कुछ हम लोग ने जो लैब में बहुत दिन तक वर्क किया है तो हम लोग ने वहां पर ये सब सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। तो जब हम लोग लैब में चाहे टाइट्रेशन करें, आप भी टाइट्रेशन लास्ट ईयर भी करके आए हो, इस ईयर भी करोगे, तो आप भी देखते हो कि आप जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो वो मोलैरिटी में प्रिपेयर करते हो, मोलैरिटी में प्रिपेयर नहीं करते हो। या तो आपको प्रिपेयर्ड पहले से मिलता है या आप उसको प्रिपेयर करते हो। तो कैसे प्रिपेयर करते हो, ध्यान से देखो। जो भी सल्यूट है आपके पास, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए NaCl है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको वेइंग मशीन में वे करोगे। वेइंग मशीन में आप क्या करोगे, वे करोगे और फिर इसको इसमें ट्रांसफर कर दोगे। तो ये मान लो NaCl की पैलेट्स आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ऊपर से इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दोगे।
लेट्स सपोज वाटर। तो जब आप सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो ये यहां तक मार्क बना होता है, ये मार्क स्टैंडर्ड मार्क होता है, ये घर पे नहीं बनाया जाता है, ये IUPAC सेट करके भेजता है कि इस मार्क तक आपको भरना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको भरोगे यहां तक, ये सॉल्यूशन 1000 ml में प्रिपेयर हो गया। तो क्या मुझे सॉल्वेंट पता चला कितना है? तो आप कहोगे नहीं, मोलैरिटी के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पता नहीं कर सकते। ध्यान रखना भाई, आपने मान लो सॉल्वेंट को यहां तक फिल किया, लेकिन उसमें पहले ही से तो NaCl के पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाई कर चुके हैं। जब स्पेस ऑक्युपाई कर चुके हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपने जो पूरा कंटेनर भरा है उसमें पूरा सॉल्वेंट ही इतना भर दिया? क्योंकि आपसे कहा गया है कि 1000 ml तक आपको इसे फिलअप करना है। तो आप ये नहीं बता सकते कि आपने कितना सॉल्वेंट ऐड किया है, क्योंकि पहले से NaCl ने कुछ स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। और आप देखिएगा जब आप इस ईयर भी टाइट्रेशन करोगे तो या तो आप मोलैरिटी में प्रिपेयर करोगे या तो आप नॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे। समझ बात आ रही नहीं आ रही? या तो आप मोलैरिटी में सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे या तो आप नॉर्मेलिटी में प्रिपेयर करोगे, कभी आप मोलैरिटी में प्रिपेयर नहीं करोगे। अब ऐसा क्यों है कि हम मोलैरिटी में प्रिपेयर नहीं करते हैं? तो देखो, ध्यान से देखो, इसके बारे में सुन लो क्या है ऐसा। अब मोलैरिटी क्या कहती है कि आपको 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेना है। ठीक, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने 1000 सॉल्वेंट को वे किया। अब खुद सोचो, अगर ये सॉल्वेंट है तो लिक्विड होगा, लिक्विड को 1000 ग्राम वे कर पाओगे? लिक्विड वे नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब आप इसको वे करोगे तो इसमें एयर का फैक्टर बार बार आएगा। आप लोगे 1000 ग्राम, वो आपको 1002 ग्राम दिखाएगा, या आपको 1003 ग्राम दिखा देगा, या वो 998 दिखा देगा, फ्लैक्चुएशन रहेगा। तो आप सॉल्वेंट को एप्रोप्रिएट मेजर ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारा जो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है ये स्टैंडर्ड नहीं होता। कह रहा है ना कि 1000 ग्राम में आपको डिसॉल्व करना है, तो हम ऐसे ही एज्यूम करके कॉपी पे थ्योरेटिकली कर देते हैं। लैब में आप देखिएगा आपको कभी मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है, रेयर क्या रेयरेस्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, कोई डाउट होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ये वाला सॉल्यूशन प्रेफर किया जाता है लैब में, ये वाला प्रेफर नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आ गए होंगे। क्या फर्क है? एक फर्क है, सिर्फ ध्यान रखना है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और उधर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और उधर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारा है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है थोड़ा अजीब सा एक्स, शायद मेरे हिसाब से इसको फिजिक्स में काई बोलते हैं। ठीक है, जा या काई कुछ ऐसे बोलते हैं, पर यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा अजीब सा एक्स। ठीक है, तो समझिएगा, मोल फ्रैक्शन समझिएगा, कोई भी सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट से बना होगा कम से कम,
कोई भी सोल्यूशन होगा वो दो कंपोनेंट से बना होगा कम से कम, या वो तीन कंपोनेंट से बना हो सकता है। अब एक चीज और सुन लीजिए, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया, ठीक है, सॉरी, अभी बता रहा हूं। जब दो कंपोनेंट से कोई भी ट्रू सॉल्यूशन बनता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और जब तीन कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ट्राइनरी में दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। कभी ये मत कर दीजिएगा कि एक सॉल्यूट और दो सॉल्वेंट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ट्राइनरी सॉल्यूशन दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। भूलना इसलिए गया क्योंकि हम लोग के 99% जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पे हैं, तो इसीलिए बाइनरी ही याद रहता है, ट्राइनरी दिमाग से थोड़ा कभी कभी स्लिप हो जाता है, ठीक है। पर हमें ध्यान रखना है बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ट्राइनरी सॉल्यूशन दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। पर 1% तो है ना, तो इसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, इसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन और ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? कुछ नहीं, ये एक सिंपली फ्रैक्शन है किसका, कि जिस भी कंपोनेंट का आप बात कर रहे हो उसके मोल्स को ऊपर रखो अपॉन में टोटल मोल्स जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिस भी कंपोनेंट का आप फ्रैक्शन, देखो बेसिकली ये बताता है, ये बताता है कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट हैं तो दो कंपोनेंट में से ये बताओ इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय फ्रैक्शन कितना है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लो दो कंपोनेंट तुमने मिक्स किए, ठीक। अब ये हो सकता है कोई 1/5 हो, कोई 4/5 हो, पर जब आप फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो ओवरऑल 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक तरह कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी कहीं पे आपको लैब में यूज करने को नहीं मिलेगा कि आपसे कह रहा है कि लैब में मोल फ्रैक्शन निकालो। मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड कौन है, स्टैंडर्ड कौन है, कैपिटल एम और कैपिटल एन, बस। बाकी तो सब आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए पढ़ते हो, इनका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट कोई रोल नहीं है वहां पर, ठीक है, कि आप लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। पर निकाला जा सकता है, कैलकुलेट आप कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए तो आपको ये तो पता है ना कि आपने कितना अमाउंट ऐड किया, ये तो पता ही है कितना। तो हम बता तो सकते हैं ना कि बाय फ्रैक्शन कोई कंपोनेंट कितना है, तो ए वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है, उसके मोल्स रखिए ऊपर तो अपॉन में टोटल मोल्स Na + Nb। ऐसे ही एक्स भी निकालने का Nb अपॉन Na + Nb, ठीक। XA अपॉन XA इज इक्वल टू क्या है, XA क्या है, Na अपॉन Na + Nb, XB क्या है, Nb अपॉन Na + Nb, ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान सुनिएगा। मुझे पता है कि पूरे सॉल्यूशन का जो फ्रैक्शन होगा वो 1 होगा। जब आप जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे सबके फ्रैक्शन को जब आप जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो XA + XB होगा वो 1 होगा अगर कंपोनेंट 2 हैं। अगर कंपोनेंट 2 हैं तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि मैं जब दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ूंगा तो 1 होगा। तो हम दूसरा कंपोनेंट क्यों निकालें, हम एक कंपोनेंट को निकालें और दूसरे के लिए क्या करें, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरे के लिए क्या करें, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। तो
तो XA is equal to NA upon NA plus NB, XB is equal to NB upon NA plus NB. XA plus XB 1 हो गया, XB is equal to 1 minus XA. मैंने क्या बताया कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो मुझे पता है कि फ्रैक्शन में जब दोनों कंपोनेंट का फ्रैक्शन जोड़ा जाएगा तो 1 होगा। मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे पता है ये 1 आएगा। तो मैं ये कैलकुलेशन क्यों करूं? ये दिक्कत किसको होगी? सुनो, ISC वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, डोरेमोन का गैजेट मिला है, ठीक है, वो तुरंत निकालते हैं और वो 2 into 2 भी उसी से करते हैं, ठीक है, वो 2 into 2 भी उसी से करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आगे इन फ्यूचर ड्रॉबैक है, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल करने हैं, आप कैलकुलेटर को यूज करिए, पर छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को यूज मत किया करें कि आप 2 into 2 भी 4 कर रहे हैं, क्योंकि आप 11th और 12th में यूज करते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है कि आप 2 into 2 भी 4 उसी से करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अवॉइड करिए, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा अवॉइड करिए उससे करने से, बाकी तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सीबीएसई के लिए दिक्कत, सीबीएसई को भाई डोरेमोन का गैजेट नहीं प्रोवाइड करा गया है, ठीक है, उनको तो हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो सीबीएसई वाले ध्यान रखेंगे कि जब एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाएगा तो दूसरे कंपोनेंट के लिए आप उसको 1 से सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं अगर तीन कंपोनेंट है तो मतलब मेरे पास ट्राइनरी सॉल्यूशन, तो x से क्या होगा Na upon Na plus Nb plus Nc, x is equal to Na upon Na plus Nb plus Nc। xb के लिए क्या होगा Nb upon Na plus Nb plus Nc, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। x के लिए होगा Na upon Na plus Nb plus Nc, xb के लिए हो जाएगा Nb upon Na plus Nb plus Nc। तो xc के लिए क्या होगा c ऊपर, ठीक है। अब यहां पर भी क्या होगा, अच्छा यहां पे मैं इस चीज को दोबारा लिख दे रहा हूं कि किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर भी क्या होगा x से xb xc 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप ये कर सकते हो, आप दो कंपोनेंट को निकाल लो, ठीक है, दो कंपोनेंट को निकाल लो, इनको जोड़ दो और 1 से सबट्रैक्ट कर दो, थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। एक कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, वो मैंने बता दिया कि अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, और अगर तीन कंपोनेंट है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सबके न्यूमेरिकल एक साथ कंबाइन चलेंगे तभी करने में मजा आएगा, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल करोगे नहीं अच्छा लगेगा, मजा आएगा। न्यूमेरिकल तभी करो जिसमें एक न्यूमेरिकल आए उसमें सब कुछ निकालना हो, और मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सही है, ये अप्रोच सही है, ठीक है। ऐसे अगर आप करने बैठोगे तो आप 50-60 जितने न्यूमेरिकल करोगे फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल करिए, चाहे 10 करिए, पर 10 ऐसा न्यूमेरिकल करिए कि आपके बचे हुए 10 उसी में कवर हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं अब कर रहा हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारा नॉर्मैलिटी। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट? नॉर्मैलिटी, ठीक है। अब नॉर्मैलिटी की अगर बात कर लें तो नॉर्मैलिटी क्या है? नॉर्मैलिटी कहती है
it is defined as number of अच्छा एक चीज और, सॉरी एक चीज मैं और बता दूं, ध्यान सुन लीजिए मोल फ्रैक्शन के बारे में। आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन वाला कंसंट्रेशन टर्म है ये बेसिकली एक रेशियो है। फ्रैक्शन क्या है? एक क्या है? रेशियो है। और आपको पता होता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती तो इसलिए लिख दिया मैंने यूनिटलेस। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले 4 ऑप्शन डाल के, इनमें से कौन से कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट नहीं होती है, या विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। तो 4 ऑप्शन होंगे, देख लीजिएगा, उसमें मोल फ्रैक्शन होगा, वही यूनिटलेस होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dissolved in या present in, मैं कह रहा हूं dissolved in या present in, dissolved in 1 liter या फिर 1000 ml of solution, ठीक है। It is defined as number of gram equivalents of solute dissolved in 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। ये होता है आपका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, ये क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब आपको सल्यूट का जो वेट गिवन है वो रखना है, और आपको सल्यूट का ही क्या रखना है, इक्विवेलेंट वेट रखना है, ठीक है। समझ में बात है मैंने क्या कहा? तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लो दोबारा ml में रख दिए तो फिर से 1000 ऊपर लगा दीजिए, फॉर्मूला बन गया। क्या फर्क आया नॉर्मलिटी के फॉर्मूले से, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम इन ml। जरा दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करिए ध्यान से, क्या फर्क है। W यहाँ पे, W यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे। फर्क देख लीजिए क्या है, यहाँ पे है इक्विवेलेंट वेट और यहाँ पे है मॉलिक्यूलर वेट। अब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस है, या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अभी बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखिए W क्या है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट, किसमें, ग्राम में। ये क्या है, यहां पर E कर दे रहे हैं, ठीक है, E ज्यादा सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
ठीक है, ये नॉर्मेलिटी हो गई। अच्छा, अगर नॉर्मेलिटी की यूनिट की बात कर लो, नॉर्मेलिटी की यूनिट की बात कर लो, तो कैपिटल एन लिख सकते हो या फिर नॉर्मल लिख सकते हो। कैपिटल एन लिख सकते हो या फिर कैपिटल एन लिख सकते हो या फिर नॉर्मल लिख सकते हो। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। ये क्या हो गया? नॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट। कैसे हम इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं, ठीक है, कैसे हम इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे, यहां पे मैंने एक लाइन खींच दी, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा, हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो किसी को मॉलिक्यूलर वेट भी निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो भी तुम्हें सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए बेसिक से हर चीज को सीख रहे हैं। इनकेस मान लीजिए आपने 11th में चीजों को सही से नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे हर चीज को कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि हम मोलैरिटी तो निकाल लिए पर हमें ये नहीं पता था मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। और बोर्ड्स के न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट कभी कभी लिख के आता है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो दिक्कत है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, पर मैं एक दो का आपको दिखा दे रहा हूं। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, तो मान लो मैंने ले लिया सुक्रोज, शुगर को ही सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो शुगर शब्द का मतलब होता है मिठास, जिन भी चीजों में मिठास है उसे शुगर कहा जाता है। जैसे हम अपने डेली लाइफ में जो हमारे घर में चाय में चीनी पड़ती है उसे हम कहते हैं शुगर, वो शुगर नहीं है, वो सुक्रोज है जो हम चाय में डालते हैं। शुगर तो वो हम लोग की डेली लाइफ में वर्ड शब्द आ गया, इसी वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं। शुगर का मतलब होता है सैकेराइड, मतलब इसका मतलब ही है मिठास। अब सब कुछ जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट है सब में मिठास है। आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, मिल्क ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो, सब में शुगर है। तो शुगर सही शब्द नहीं है चीनी के लिए, चीनी है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11, C12H22O11। कुछ नहीं करना आपको, कार्बन 12 है, 12 लिख लीजिए। हर कार्बन में कितना होता है? 12। मॉलिक्यूलर वेट तो याद होना चाहिए, अरे नहीं याद हो तो लिख के आएगा। 22 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन 11 है, हर ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। अब 12 × 12 144, 22 तो 16 × 11 to 16 176। इसको जब आप ऐड करोगे 342। और मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स, बोर्ड में पूछ सकता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से निकालते हैं, जो भी
जिस भी क्वांटिटी में दिया हो लिख लो, इनटू में उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस जितना दिया है इनटू में उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस एलिमेंट चेंज हुआ प्लस साइन लगा दीजिएगा, एलिमेंट चेंज हुआ प्लस साइन लगा दीजिएगा। ऑक्सीजन 11 और ऑक्सीजन कितना है 16, ऐड करेंगे 342, ये निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब इक्विवेलेंट वेट पे चलते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा C6H12O6, इसका आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। CS3COOH, इसका भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं एन फैक्टर की, ध्यान दीजिएगा एन फैक्टर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को निकालना सीख लिया, बस अब क्या सीखना है, एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है। तो देखो एन फैक्टर के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको पता करना पड़ेगा आपका सल्यूट कौन सा है, आपका सल्यूट का नेचर क्या है। मतलब आपका सल्यूट एसिड है, आपका सल्यूट बेस है, कि आपका सल्यूट सॉल्ट है, ठीक है। मैं इसको यहां सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एन फैक्टर के लिए आप अपना सल्यूट देखें, फिर चेक करें एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट, ठीक है। अब एसिड के लिए एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन, कितने नंबर ऑफ H+ आयन है, ये एसिड का एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ OH- आयन, ये बेस का एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। सॉल्ट का देखिएगा, सॉल्ट का ईदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब सॉल्ट में देखिए, चेक करिए कितने पॉजिटिव आयन हैं और कितने नेगेटिव आयन हैं, ठीक है। अब मैं एक एक एग्जांपल सबका दिखा दे रहा हूं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कवर होगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया H2SO4, तो मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका मतलब एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि एसिड का एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब मेरी एक बात और सुन लो, हो सकता है इसमें कमेंट सेक्शन में कोई लिख दे कि H2SO4 का एन फैक्टर 1 भी होता है, हाँ मैं मानता हूं होता है, लेकिन H2SO4 का एन फैक्टर 1 तब होता है जब ये मान के चलते हैं कि हम H2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है। हो सकता है आपने क्लास 10th में पढ़ा हो कि H2SO4 2 तरीके से डिसोशिएट होता है, डाइबेसिक एसिड है, 2 तरह के सॉल्ट बनाता है, तो जब 2 तरह के सॉल्ट बनाएगा तो एन फैक्टर की वैल्यू भी तो 2 होगी, 2 तरह की होगी। पर सॉल्यूशन चैप्टर में ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में H2SO4 कहीं पर भी दिखे, आपको इसका एन फैक्टर हमेशा 2 लेना है, आपको इसका एन फैक्टर हमेशा 2 लेना है, ठीक है। तो H2SO4 का 2 हो गया। बेस ले लो एक NaOH, इसमें देखो कितना OH है, 1, एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई। एक बेस और देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH हैं, एन की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही सॉल्ट को देखो, मैंने सॉल्ट ले लिया Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये मैंने सॉल्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिसोशिएट करूंगा, तो मुझे डिसोशिएट करने में क्या मिलेगा, Fe मिलेगा, SO4 मिलेगा। जो चार्ज यहां, जो नंबर यहां पे लगा है वो यहां पे लगा दो प्लस का, जो यहां लगा है उसको यहां लगा दो माइनस का। अब
आयरन कितने हैं 2, तो आगे 2 लगा दो। SO4 कितने हैं 3, तो आगे 3 लगा दो। समझ में बात आई? समझ में बात आई? अब चेक कर लो कितने पॉजिटिव चार्ज है। 3 2 जा 6, मतलब पॉजिटिव चार्ज है 6, नेगेटिव चार्ज भी 6 ही होने चाहिए। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी उतने ही होने चाहिए और नेगेटिव चार्ज भी उतने ही होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर को निकालते हैं, ठीक। समझ में आता है? अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये तो हमने सीख लिया एन फैक्टर, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। मॉलिक्यूलर वेट सीख है। अब मान लो मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, H2SO4 का। जब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट फिर से देखो, 2 into 1 32 into 1 4 into 16, 2 थे इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर 1 है 32 into 1, ऑक्सीजन 4 है, ये करो कितना आएगा 98। तो मॉलिक्यूलर वेट 98 अपॉन 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 ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर H2SO4 का 2, इक्विवेलेंट वेट आ गया 49, ये आपको रखना है, ठीक है। तो अगर आपने एन फैक्टर सही निकाला, अगर आपने एन फैक्टर सही निकाला तो आप इक्विवेलेंट वेट सही निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको नॉर्मेलिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी रिलेशन होती है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, उसको देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं। तो देखिए नॉर्मेलिटी आपने देखा W into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट into वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी को आपने देखा W into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into वॉल्यूम इन ml, ठीक है। यही देखा दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में इक्विवेलेंट वेट की जगह, यहां मैं छोटा ही एन कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन लिखेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा, एन नीचे लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम इन ml। ये चीज देखो, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज ये नहीं है, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी मोलैरिटी इनटू n, वेयर n इज n फैक्टर, ठीक है। n क्या है, n फैक्टर, ठीक है। समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आज इतना ही रखना है वरना लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।